आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं, इसके अलावा बायो से रिलेटेड मज़ीद कौन सी फील्ड्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एक हम वर्क फ्लो बना लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद हम इससे मज़ीद रिलेटेड फील्ड्स को स्टडी करेंगे और उन फील्ड्स को मज़ीद डिटेल देखेंगे इनकी कि उनके अंदर होता क्या है, उनको मज़ीद किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी पे आ जाते हैं। बायोलॉजी आपने पहले भी अपनी बाकी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी का जो वर्ड है बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है बायोस और सेकंड लोगोस। बायोस का क्या मतलब होता है, लाइफ, एंड लोगोस का मतलब होता है थॉट या स्टडी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लाइफ और थॉट और स्टडी, अब इन दो वर्ड्स को जब हम मिलाएंगे तो इसका कलेक्टिवली इकट्ठे होकर मतलब ये बनता है कि टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा चीज़ों को स्टडी करें, टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनके अंदर हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं और किन तरह के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, ये सब कुछ हम बायो के अंदर देखते हैं, बायोलॉजी को हम कहते हैं। अब देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी किए जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइफ क्या है। लाइफ बेसिकली है क्या, आपके ख्याल में लाइफ किसको कहते हैं? लाइफ को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगियां लगा दी, लेकिन अभी तक हम किसी क्लियर डेफिनेशन पे नहीं आए कि लाइफ क्या है। अब बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम ये, अब देखें हमारे पास डिफरेंट सवाल पैदा होते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, इसका मतलब क्या है, ज़िंदगी क्यों होनी चाहिए और ज़िंदगी में होता क्या क्या है। बायोलॉजी के अंदर बेसिकली हम इस तीसरे सवाल का जवाब फाइंड कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि व्हाट लाई इन इट। इस सब को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम जिंदा कहते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिंदा नहीं आती। अब किसी भी चीज़ के जिंदा होने के लिए कुछ क्राइटेरिया हमने डिफ़ाइन कर लिया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसको सेल से मिलके बना होना चाहिए, उसका कोई जेनेटिक प्रोग्राम या जेनेटिक मेकअप होना चाहिए। प्रोग्राम, जेनेटिक प्रोग्राम से क्या मतलब है, जेनेटिक प्रोग्राम से ये मतलब है कि उसके अंदर जीन्स होंगी। अब जीन्स का पूरा टॉपिक है जिसको हम मज़ीद अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तीसरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो एक्वायर करें और यूज़ करें एनर्जी को। एक्वायर करने का क्या मतलब है, एक्वायर करने का मतलब है कि वो एनर्जी हासिल कर सकें और उस एनर्जी को फिर यूज़ कर सके। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी फूड से आती है, खाने से आती है। इसके अलावा जो हमारे पास चौथा क्राइटेरिया है ज़िंदा चीज़ों को डिफ़ाइन करने का, वो है केमिकल रिएक्शंस। ज़िंदा चीज़ों की बॉडीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए, कुछ प्रोसेसेस होने चाहिए, और अगर वो हो रहे हों तो हम कहते हैं कि वो चीज़, वो ऑर्गेनिज़म लिविंग ऑर्गेनिज़म है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया जिसको हम स्टडी करते हैं वो है ग्रो इन साइज़। ग्रो इन साइज़ जैसे तो हमें नाम से पता चल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज़म को साइज़ में बड़ा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स की। सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं हम बहुत छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हम बड़े होते जाते हैं। इसी तरह अगर आप एनिमल्स को देख लें, एनिमल्स भी पहले छोटे होते हैं,
फिर जून ज़िंदगी गुजरती जाती है वो साइज़ में बड़े होते जाते हैं। और अगर हम प्लांट्स के एग्जांपल ले लें, पौधे भी जब रूट्स उनकी होती हैं, छोटे छोटे रूट से निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, फिर जूं वो उनको खाना मिलता रहता है वो बड़े होते जाते हैं। तो ये एक ग्रो इन साइज प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम देखते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। इसके अलावा एक और देखें, मूव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव कर सकते हैं। अब मूवमेंट जो है वो डिफरेंट तरह की आ जाती है। जैसे अगर हम एनिमल्स को स्टडी करें या हम ह्यूमन बींग्स को स्टडी करें तो वो उनकी मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन है एक जगह से दूसरी जगह चल के मूव करके जाना। एक दूसरी तरह की मूवमेंट भी होती है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। अब प्लांट्स तो मूव करके नहीं जाते ना, प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, तो लेकिन उनकी मूवमेंट भी हम स्टडी करते हैं। समटाइम्स कुछ पौधे आपने देखे होंगे, जैसे सनफ्लावर होता है, तो जहाँ सूरज की रोशनी आ रही होती है उसका जो मुंह होता है वो फेस उसका सूरज की तरफ हो जाता है। इसी तरह कुछ पौधे होते हैं वो पानी की तरफ मूव करते हैं, जहाँ उनको पानी मिलता है उनकी रूट्स उस तरफ मूव करने लग जाती हैं। फिर कुछ पौधे समंदर के अंदर होते हैं जो कि रोशनी की तरफ मूव करते हैं। समंदर के अंदर होते हैं, बाहर भी होते हैं जो रोशनी की तरफ मूव करते हैं, जहाँ जहाँ रोशनी जाती है वहाँ वहाँ वो मूव करके जाते हैं। तो मूवमेंट जो है वो प्लांट्स के अंदर भी आ जाती है और एनिमल्स के अंदर जो आती है उसे हम कहते हैं लोकोमोशन, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद चल के चले जाते हैं। तो मूवमेंट जो है वो बेसिकली बताती है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। इसके अलावा और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जिनमें हम कहते हैं कि ज़िंदा चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन बींग्स के एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। ह्यूमन बींग्स जब सर्दियाँ हो जाती हैं तो हमारा रिस्पॉन्स और तरह का हो जाता है, जब गर्मियाँ होती हैं हम और तरह से बिहेव करते हैं। फिर प्लांट्स के एग्ज़ाम्पल ले लें, डिफरेंट तरह के, अब जैसे हवा चल रही है या बहुत तेज़ गर्मी है या बारिश हो रही है, अब ये सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। एनवायरनमेंट की वजह से किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, इन चीज़ों को, ये चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। नॉन लिविंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉन लिविंग की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास आ जाती है नॉन लिविंग में सॉइल की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब अगर बारिश हो रही है या फिर बहुत तेज़ गर्मी है तो सॉइल के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉइल जैसी है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्ज़ाम्पल ले लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो मुरझाने लग जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा गर्मी में वो मुरझाने लग जाते हैं। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स में हम रोज़ प्लांट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जब बहुत गर्मी है वो मुरझा जाते हैं। इसी तरह अगर हम उनको पानी देते हैं तो वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, वो बिल्कुल सीधे इरेक्ट रहते हैं, उन पे फल बहुत अच्छा लगता है, फूल लगते हैं उनके ऊपर। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनवायरमेंटल चेंज की बात करते हैं, जब हवा चलती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, वो रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन नॉन लिविंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो रिस्पॉन्ड करना एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है उसको ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग होने का। तो हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनमें पहली चीज़ आ जाती है सेल। सेल जो है इसको हम कहते हैं ये लिविंग कंपोनेंट होता है, ये बताता है कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग चीज़ों के अंदर सेल नहीं होता। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन्स होती हैं, जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है हमारी लाइफ के बारे में, हमारे पूरे बॉडी के बारे में, वो इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स के अंदर स्टोर होती है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सब के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है और ये डिफ़ाइन करता है कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी चीज़ लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग के अंदर कोई जीन्स, कोई जेनेटिक प्रोग्राम नहीं होता। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी तक पढ़ा वो था एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स
एनर्जी एक्वायर करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं और फिर उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। एनर्जी हासिल कैसे करते हैं? एनर्जी हासिल करते हैं फूड के थ्रू। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और फिर हम उसको यूज़ करते हैं अपनी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। यूजेज को हम डिटेल में मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो एनर्जी जो है हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को अपनी ज़िंदगी गुजारने में, अपने ज़िंदगी के डिफरेंट काम करने में, उठने बैठने जागने सोने खाने पीने चलने फिरने हर काम में हमें एनर्जी चाहिए। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एनर्जी एक्वायर करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी पढ़ा वो था केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर वक्त होते रहते हैं। हम खाना खाते हैं, खाने ने जो हज़म होना है वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। इसी तरह जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन हो रही है, दो तरह की रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे होती है, वो भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रही है। इसी तरह जो हमारे लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है। फिर जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट और केमिकल्स जो हम खाते हैं उसके अलावा जो केमिकल्स बनते हैं वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी कहते हैं क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक जो अभी तक हमने पढ़ा वो था ग्रो इन साइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज में बढ़ते हैं, जो जो वक्त गुजरता जाता है उनका साइज इंक्रीज करता जाता है। अच्छा हाँ, इसमें एक लिमिट होती है। जैसे आपने देखा कि अगर हम लोग अपनी टीन एज से जो ही निकलते हैं तब हमारी हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि हमारी हाइट बेशक इंक्रीज़ नहीं होती लेकिन हमारे सेल्स ग्रो करते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। हमारी जो बाकी बॉडी है वो काम करती रहती है और ग्रोथ होती है। जैसे हम देखें हमारे बाल बढ़ते रहते हैं, हमारे नेल्स जो नाखून हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो ग्रोथ फिर भी चलती रहती है। इसके बाद जो हमने छठा कैरेक्टरिस्टिक देखा वो था मूवमेंट। मूवमेंट में हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो मेन कैटेगरीज हैं वो दोनों मूव करती हैं। लोकोमोट, जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोट करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्लांट्स मूवमेंट है, यानी वो मूव करते हैं किसी ख़ास डायरेक्शन में, पूरे के पूरे मूव करके नहीं जाते, उनके पूरे बॉडी का कोई एक हिस्सा मूव करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा का पूरी रूट्स या फिर स्टेम या फिर फ्रूट एक्सेट्रा। तो इनमें से कोई एक पार्ट उनके बॉडी का मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसके बाद जो हमने सातवां कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा वो क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि जब हम उनको पानी देते हैं तो वो बढ़ते हैं, वो अच्छे ग्रो करते हैं, और अगर हम उनको पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, वो मुरझा जाएंगे। तो यानी एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। अच्छा, अभी तक जो हमने देखा वो हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है कि बायोलॉजी होती क्या है। अब उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है रिलेटेड फील्ड्स। बायोलॉजी से क्या क्या मिलती जुलती फील्ड्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। बायोलॉजी इटसेल्फ बायोलॉजी वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर मज़ीद हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और वो क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की। अब अपनी पिछली क्लासेस में हम बहुत सारे ब्रांचेस को ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम उन चीज़ों का कि हम पहले क्या पढ़ के आ चुके हैं बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमने क्या स्टडी किया था? इकोलॉजी में हमने ये स्टडी किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा
हमने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एम्ब्रियो से वर्ड निकला है, और एम्ब्रियो क्या होता है? जब भी कोई सेल फर्टिलाइज होता है, जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला होता है, तो क्या होता है? एक सेल फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद उसके अंदर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एम्ब्रियो ग्रो करके पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बर्थ से पहले एम्ब्रियो स्टेज पे स्टडी करने को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमने एक और ब्रांच पढ़ी थी, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट फंक्शंस किस तरह हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है मस्कुलर सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी उनके फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो उनको हम जब स्टडी करते हैं वो होता है फिजियोलॉजी, तो हम कहते हैं फिजियोलॉजी। इसके बाद हमने एक और चीज़ स्टडी की थी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या था? मॉर्फोलॉजी ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है। मॉर्फोलॉजी के मज़ीद अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ गई थी, एक था इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर और एक एक्सटर्नल बाहर से लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर। तो उनको हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी किया था। इसके बाद जो हमने पढ़ा था एक और ब्रांच, वो थी पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? पैलिएंटोलॉजी में हमने पढ़ा था कि फॉसिल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो बरी हो जाते हैं, जो कि दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, और उसके ऊपर टाइम जो गुजरता जाता है मज़ीद और चीज़ें, मट्टी आ जाती है, पहाड़, रॉक्स आ जाती हैं, और वो नीचे ही दबे रह जाते हैं और फिर उनके फॉसिल्स बन जाते हैं। तो वो जो हम उन फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी में फिर मज़ीद आगे हम पैलियोबॉटनी पढ़ते हैं। पैलियोबॉटनी में हम लोग पैलियोबॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स के जो फॉसिल्स होते हैं। फिर इसके अलावा पैलियोजोलॉजी होता है। पैलियोजोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पैलियोजोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने मज़ीद कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, जैसे एक हमने पढ़ा था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से मिलता जुलता पीछे मैंने अभी आपको जेनेटिक मेकअप की बात बताई। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। जीन्स क्या है? जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जीन्स जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। इनको हमने बहुत डिटेल में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। मज़ीद आने वाले चैप्टर में हम दोबारा इसको दोहरा देंगे कि जीन्स क्या होती है। इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है हमारे पूरे बॉडी की, हमने काम किस तरह से करना है, हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, और हमारे बॉडी में क्या चीज़ किस तरह से बनी हुई है। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, जब हमारा एक सेल मर जाता है, डाई हो जाता है, उसके बाद नया सेल बनता है, वो नए सेल के बनने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है सब की सब जीन्स के अंदर होती है। और इन सब को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं ये क्या है? ये जेनेटिक्स है। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ हमने पढ़ी थी, जिनमें हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, जिनमें हमने हिस्टोलॉजी पढ़ा था, फिर हमने बॉटनी ज़ूलॉजी को अलग अलग देखा था। हिस्टोलॉजी में क्या आ जाता है? हिस्टोलॉजी में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनके जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको किस तरह से हम स्टडी करते हैं। फिर इसके अलावा हमने पढ़ा था ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो है वो इटसेल्फ पूरी की पूरी ब्रांच है बायो की, जिसके अंदर हम लोग एनिमल्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था
बॉटनी का जो नाम है उसी से हमें पता चल जाता है। इसके अंदर हम लोग प्लांट्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स को, उनके लाइफ प्रोसेसेस को, डिटेल में प्लांट्स की स्टडी होती है, उसको हम बॉटनी कहते हैं। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? उसके अलावा हमने एवोल्यूशन को स्टडी किया था। एवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व हुए। एवोल्यूशन, इवॉल्व से वर्ड निकला है, इवॉल्व किस तरह हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले उनके एंसेस्टर्स का वर्ड आपने पढ़ा था। एंसेस्टर्स का मतलब है आबा अजदाद। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से जो पहले उनके आबा अजदाद थे, यानी वो बने किस तरह से, उन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं उसे हम एवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बायोलॉजी से मिलती जुलती डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हम उसके अंदर मज़ीद वो क्या क्या फील्ड्स आ जाती हैं जिनको स्टडी करते हैं।